बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदना और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर नाज़रीन। आज बहुत ही अहम दिन है और यादें ताज़ा की जा रही हैं। तकरीबात तो जारी रहेंगी ये पूरा हफ्ता ही, और ये मार्का हक की हम बात कर रहे हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जिसमें दुश्मन को हमने ना सिर्फ शिकस्त फाश दी थी बल्कि उसको ये सबक भी दिया था कि अगर आइंदा ऐसी जुर्रत की, अगर आइंदा ऐसी गलती की तो इससे ज़्यादा बड़ी और इबरतनाक शिकस्त से दो चार उसे किया जाएगा। बिल्कुल, और इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, वो राफेल की सूरत में हो या फिर कुछ और, ब्राह्मोस को या फिर S-400 को तबाह करने की सूरत में। बिल्कुल, तो इसका जवाब जो है वो तो हमने दे दिया था, लेकिन अब इसकी तकरीबात साल क्योंकि गुजर चुका है इसको, तो हम इसको एनिवर्सरी के तौर पर मनाएंगे, अपनी जीत के तौर पर मनाएंगे। क्योंकि वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब आज़मा बुखारी भी ये कहते हैं कि 8-9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, जहां अपने तराने चलाए जाएंगे, और 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ एक शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। और इस वक्त वुज़रा और दीवान के वही ख्यालात हैं जो हर पाकिस्तानी के हैं। ये एक साल कामयाबी का साल है, जो कि 10 मई को चंद घंटों में हासिल की गई फतह है। अपने से 6 गुना बड़ी फौज को हमने घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दिया, और ये पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुका है कि जंगें सिर्फ साजो सामान से नहीं लड़ी जाती हैं, बल्कि जंगें हौसले, जज्बे, हिम्मत और अज़्म से लड़ी जाती हैं। और फिर जब पूरी कौम एक साथ यकजा हो जाए तो फिर जंगें जीती जाती हैं। बिल्कुल, और इसी तरह से हमने ये जंग जीती भी है, और तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का, इज्जत, मकाम और मर्तबे का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और हिसाब भी तो हमने चुकता किया इशाल। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी सुलह कराई थी, लेकिन हमने जो सुलह करवाई है वो तीसरी जंग अजीम के खतरे को टाला है, पूरी दुनिया को तबाही से टाला है, और एक बड़ी पेशरफ्त भी हुई है। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो कुछ दिन हैं इस पे हम फोकस रखेंगे उस सेलिब्रेशन पर, और साथ में जो खदशात हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हम देख रहे थे कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तरफ से वार्निंग भी दी गई दुश्मन को कि इस बार कोई मिस एडवेंचर, इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। क्योंकि पिछली बार तो हमने 6 से 8 त्यारे उड़ाए थे, डोनाल्ड ट्रंप तो उन्हें 11 तक ले गए थे, लेकिन तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि हमारे टारगेट हमारे जवानों के फाइटर जेट्स के साथ BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज के साथ अपने ही मुल्क में रहते हुए J-10C के जरिए उन्हें लॉक कर दिया गया था, और उनसे अपने सीनियर से कमांड रूम से परमिशन मांगी जा रही थी कि भाई आप सिर्फ हमें ऑर्डर्स दीजिए, हम इनके परखच्चे उड़ा दें। तो उन्होंने इन्हें रोका और रियायत बरती गई है। अगली बार वो रियायत नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जो जज्बा पाक अफवाज के पास है वो किसी और के पास नहीं है। शहदा को अपनी और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से खिराज तहसीन पेश करते हैं हम भी, और इस दिन को बाकायदा एक जश्न की तरह मनाया जाएगा। और हम ये बार बार याद दिलाते रहेंगे दुश्मन को कि किस तरह से हमने मार्का हक अपने नाम किया था। हमने जो मार्का बुनियानुल मरसूस है उसमें ये साबित किया था कि पाक फौज और जो पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की लीडरशिप है, वो एक पेज पर होते हुए किस तरह से इस जंग को अपने नाम कर सकते हैं, जो कि हम पर मुसल्लत की गई थी। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि मार्का हक का ये पहला साल, जिस तरह मैं भी कह रही हूँ कि एनिवर्सरी के तौर पर हम मनाएंगे। पाक फौज की जानिब से भी पैगामात जो है वो जारी किए जा रहे हैं। पाक अफवाज को कौमी दिफा की फैसला कुन और तारीखी कामयाबी को हिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और ISPR के मुताबिक मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी है, दराजाती आज़म को मजीद मुस्तहकम किया है, पाक फ़िज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया है। मार्का हक के दौरान अंजाम दिए गए ऑपरेशन फ़िज़ाई जंग की तारीख में मुनफरिद, गैर मामूली और आला पेशा वराना महारत का मजहर भी हैं। इसी तमाम मार्का हक की कामयाबियों पर इनकी यादें ताज़ा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इशफाक हसन साहब सीनियर तजियाकार हैं, और डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब माहिर आलमी अमूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। यकीनी तौर पर कौम जो है उसका एतमाद पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है, जिस तरह से दिफा किया गया, हम पर मुसल्लत की गई जाहरियत का, और उसे दुश्मन को बड़ा वाज़ेह पैगाम भी दिया गया कि अगर हम अमन की ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं, लेकिन हमारे इस अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा गया तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। अभी भी हम देख रहे थे कि जब मगरबी बंगाल में, दीगर रियासतों में इलेक्शन थे, एक बार फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियाँ की जा रही थी, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि इस बार कोई हिमाकत नहीं होगी। एक तो ये कि जज्बा हमारी फ़ौज का इस मार्का हक के बाद, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद कितना बुलंद हुआ है, लेकिन हमें कितना चौकन्ना रहना है आइंदा किसी भी मुमकिन शरारत से। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, मार्का हक ने बहुत कुछ चेंज कर दिया।
आप देखें कि मार्का हक से एक दिन या 2 दिन पहले इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस की स्टेटमेंट आई थी अमेरिका से, जेडी वांस की तरफ से। और फिर 18 दिन का वो सफ़र, जब कौम ने, फौज ने, हुकूमत ने, सब ने मिलकर इस मार्के को सर किया, तो फिर नन ऑफ आवर बिजनेस से वाइट हाउस में एक लंच डिनर, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान की मार्केटिंग का जिम्मा भी अपने सर ले लिया। हर महफिल में, हर डाइट पे, हर फोरम पे, दिस अ गुड कंट्री, ब्रेव कंट्री, गुड लीडरशिप, फील्ड मार्शल, वेरी नाइस फील्ड मार्शल, वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर तक यहाँ पे आके चला ये सिलसिला। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हाउ मार्का हक जो है, हाउ इट रीशेप्ड पाकिस्तान इमेज एंड पाकिस्तान का ओवरऑल जो लैंडस्केप था, उसने उसको कैसे चेंज किया। ये कोई आसानी से नहीं हुआ। आप देखें कि जंग लड़ने के लिए, जंग करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और उस कैपेबिलिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके पास एक सुपीरियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और सुपीरियर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास बड़ी विजनरी लीडरशिप होनी चाहिए, और फिर विजनरी लीडरशिप को ऑक्सीजन देने के पास नेशनल रिजॉल्व होना चाहिए। तो ये चारों चीजें इंटरकनेक्टेड हुई पाकिस्तान की तरफ से। जबकि आप इंडिया की तरफ से देखें तो बहुत सुपीरियर कैपेबिलिटी तो मौजूद थी, सुपीरियर स्ट्रेटजी नहीं थी, और लीडरशिप का तो नामो निशान नहीं था। जो हमारी मिलिट्री और सिविल लीडरशिप ने यहाँ पे जो माशाल्लाह कैपेबिलिटी दिखाई है, जो कारकर्दगी दिखाई है, वो दुनिया के मिलिट्री हिस्ट्री में नजर नहीं आती। तो ये चारों चीजें जब मिली हैं तो उसके बाद फिर हमने कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ इशफाक हसन साहब भी मौजूद हैं, और हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब भी मौजूद होंगे। तो हामिद खान अल मशरिकी साहब की तरफ भी आते हैं। मशरिकी साहब, जिस तरह से कह रहे हैं कि 3 से 4 चीज़ें मिलकर हमें मार्का हक में कामयाबी दिलवाई उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत ने साबित किया कि टेक्नोलॉजी में कमी हो सकती है लेकिन महारत में कमी नहीं है। और फिर जो कौमी इत्तेहाद था, जो हमने देखा कि हमारी अवाम, हमारी अस्करी सियासी क़यादत एक पेज पर थी, उन्होंने मिलकर ये मार्का सर किया है। आप समझते हैं कि दुश्मन को जितना भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा, जितनी ज़िल्लत उठानी पड़ी, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरह से हज़ीमत का सामना उन्हें करना पड़ा है, उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा, इस बार वो कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचेंगे? या जिस तरह से दुश्मन जो है वो हमारे की फितरत ही ये है कि किसी न किसी तरह से वो शरारत में लगा ही रहता है कि पाकिस्तान को उसका इल्ज़ाम दिया जा सके, या फिर अपनी पब्लिसिटी को मेनटेन रखने के लिए, भारत के अंदर वोट गेन करने के लिए इस तरह की कोई ना कोई शरारत की जाए। तो क्या आप समझते हैं कि जो धचका लगा था 10 मई को, उसके बावजूद भी कोई इस तरह की शरारत की जा सकती है? बहुत शुक्रिया इशाल। देखिए, बात यह है कि जो मोदी की जो आइडियोलॉजी है, मोदी की जो जहनीत और फितरत है, वो इंतहाई ज़्यादा मुसलमान और इस्लाम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी है, और इसी का उसने सारी ज़िंदगी इसी के नाम के ऊपर, हिंदुत्व के नाम के ऊपर अपनी आवाम को भी पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाया और वोट लिए, और इसी के ऊपर उसकी सारी सियासत है। लेकिन जब पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज में उनको शिकस्त दी, उसके बाद वो मोदी जो पाकिस्तान को अकेला करना चाहता था, अकेला करता करता आज दुनिया में खुद अकेला है, और पाकिस्तान का जो मुकाम है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी दुनिया के सामने है एज ए की स्टेबलाइजर। मैं समझता हूँ कि मोदी एक ऐसा जख्मी लोमड़ी है जो चाहती है कि पाकिस्तान को दोबारा किसी न किसी मुश्किल में डाले, दोबारा किसी न किसी तरह पाकिस्तान को एंगेज करे, लेकिन इंशाअल्लाह ना तो उसकी जुर्रत होगी और पाकिस्तान की तैयारी उससे भरपूर है। मैं तो बार बार दुनिया के चैनल्स पे ये बात करता हूँ कि ये तो हमारी एक पॉलिटिकल विजडम की एक्सट्रीम जिसको कहते हैं फहमो फरासत थी, जिसकी वजह से हमने अमन को तरजीह दी। जब सदर ट्रंप ने हमें फ़ोन किया कि इंडिया को अब माफ़ी दे दो और अब आप जंग बंदी कर दें, और दरख्वास्त की गई, तो हमने दुनिया के अमन के लिए जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। लेकिन अगर अब हम पर कोई भी किसी तरह की भी कोई जा रही है तो इंडिया करेगा, तो शायद अब हम इंडिया अमेरिका की भी नहीं सुनेंगे जब तक अपने मुकम्मल बड़े अहदाफ हासिल ना कर लें। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में जिस तरह से 2 रोज़ पहले मैं देख रहा था अमेरिकी थिंक टैंक हैं एलिज़ाबेथ साहिबा, उनकी तरफ से भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि बहरहाल दोनों एटमी कुव्वतों के दरमियान एक और जंग का खदशा मौजूद है और इसकी वजह कुछ छोटी सी चिंगारी भी हो सकती है। एक इलेक्शन का खदशा था, इलेक्शन तो गुजर गए और धांधली के ज़रिए उन्होंने मगरबी बंगाल में 15 साल के बाद हुकूमत भी अपनी बनाने की पोजीशन में आ चुकी है बीजेपी सरकार।
अभी क्या रीज़न क्या हो सकती है? हम पानी को भी देख रहे हैं, हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्टली देखिए, हम पे हमला करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन तालिबान को भी प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इनडायरेक्टली इसी तरह से मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जाते रहेंगे, या फिर कोई और हिमाकत की जाएगी और एक और पहले से ज़्यादा मार की सूरत में उन्हें उसका सबक सिखाया जाएगा? हमें जुनैद, देखिए, फितनतुल हिंदुस्तान हो या फितनतुल खारिज हो, इस सारे के अंदर इन्होंने भरपूर कोशिश की पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर के जरिए भी कमजोर करने की। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, वो ये है कि इंडिया के अंदर अब ये बात अंडरस्टैंडिंग कराई जा रही है और की गई है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जो मुकाम हासिल कर लिया है, अब इंडिया इतना तनहा हो गया है कि अगर वो कोशिश करेगा तो दुनिया भी अब उसका साथ नहीं देगी। वो जो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनाते थे दहशतगर्दी के हवाले से या दूसरे हवाले से, अब उस नैरेटिव में भी फेल हो गए हैं। और पाकिस्तान ने तो बड़ा वाजे कह दिया कि ये जो आबी जारहियत है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है, अगर इसको किसी भी तरह नल एंड वाइड किया गया या पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये बहरहाल एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो फिर तो पाकिस्तान को खुद कुछ ना कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि आज का मोदी जो है वो इंडिया की तारीख में कमजोर तरीन मोदी है, लेकिन इससे कुछ बैद नहीं है और पाकिस्तान की तैयारी भी भरपूर है। और एक चीज आपको छोटी सी आखिर में बता दूं कि एक रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इंडिया ने जितनी अभी दोबारा की है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अभी भी उनकी कैपेबिलिटी एयरफोर्स की अगले 4 साल के लिए इंतहाई वीक कैपेबिलिटी है। उनको खुद फौजी की जो कमान है वो ये कह रही है कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान पर दोबारा हमला करें। पाकिस्तान ने हमें वो सबक सिखा दिया है जिसके बाद अब हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हम अंडर पायलट्स हैं और सारा कुछ है, हमारे पास ना स्टाफ है ना कुछ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद रिजवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू शो कहेंगे आपको भी। और हमारी तमाम अफवाज, वो बरी हो, बहरी हो, फ़ज़ाई हो, मिलकर ये मार्का उन्होंने अपने नाम किया है, तो फिर हम कैसे भूल सकते हैं अपनी फ़ज़ाइया को भी। आपकी तरफ आते हुए नवीद साहब, जिस तरह से अभी हम ये 1 साल मना रहे हैं और 1 साल पूरे तक तो मुख्तलिफ़ किस्म की कोशिशें की गई हैं। कभी अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है, कभी हमारा पानी बंद करके कोशिश की जाती है। लगता यूँ है कि अभी नंदन से लेकर अब तक के जितने पाकिस्तान ने जितने सबक सिखाए हैं, शायद वो दुश्मन दोस्त जो है उससे कोई सबक नहीं सीख पाया। अब क्या कोई और सबक सिखाना होगा? किस तरीके से अब सबक सिखाना होगा? क्योंकि दुश्मन हमारा जो है वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे मदु करने का। पहले तो आप सबको और पूरी कौम को मुबारक हो, हमारा ये साल कंप्लीट हो गया और मार्का हक 2025 हमारे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी और उस सक्सेस का हम आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी महसूस कर रहे हैं। और उसमें जो एक अस्करी फ़तह ने उसको एक कन्वर्ट कर लिया है हमने सफारती फ़तह में भी। तो हर महाज पे हमने दुश्मन को शिकस्त फाश दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो आप बात कर रही हैं कि वो और क्या, देखिए, दुश्मन की तरफ से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। उसने आपके ऊपर हमेशा वार करना है, कभी छुप कर, और बुज़दिल दुश्मन है तो और भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। वी शुड नॉट ब्रिंग आवर गार्ड्स डाउन। हमें हर वक्त हमा वक्त एज ए नेशन, एज ए कौम तैयार होना चाहिए। आजकल जो ज़्यादा हम चीज़ देख रहे हैं वो अब एक पानी वाला मसला है जो मुझे लग रहा है कि ये लीड करेगा टुवर्ड्स a conflict between Pakistan and India because climate change काफ़ी उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अब देखिए कि ये हमने उनसे पूछा तो है, वो जो चिनाब का पानी कम हो गया है, बहुत कम आया है, तो इसका मतलब है देयर इज़ सम रेजर्वॉयर ओवर देयर विच जो कि नहीं होना चाहिए एज़ पर द इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि जो 2 दरिया थे चिनाब और झेलम वो पाकिस्तान के लिए थे, बाकी रावी, ब्यास, सतलुज में उनको हमने दिया था, यही डिसीजन हुआ था। अब वो उससे वायलेट कर रहा है। अब इसकी एक लीगल साइड है जिसको हमें वी मस्ट टेक इट दिस अप उसके साथ और लीगल लेवल। दूसरा, अगर ये नहीं होता तो मेरे ख्याल में फिर हमारे पास रीज़न है, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, बिकॉज दिस इज़ टू बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल की जंग होगी। 1
ये एक एस्पेक्ट है जो आपके क्वेश्चन का है। दूसरा है कि वो जो एसिमेट्रिक वॉर है उसको जारी रखे हुए है। उसके लिए उसके पास अफगानिस्तान के थ्रू ये है पॉसिबिलिटी कि वो हमारे बलूचिस्तान में और केपी में भी किसी हद तक वो ऐसी एनवायरनमेंट बनाना चाह रहा है कि मुल्क उसमें एम्ब्रॉयल रहे और पूरी तरह तवज्जो न दे सके अपनी मईशत पर। बिल्कुल डिस्टेबलाइज करते हुए मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के नेवी के अंदर हिंगोर क्लास आबदोज शामिल होने से बड़ी खलबली है। भारतीय मीडिया उसे बड़ा रिपोर्ट कर रहा है और एक परेशानी वहाँ पे दिखती है क्योंकि इस बार मुमकिन तौर पे खुदा ना खास्ता अगर कुछ शरारत होती है तो उसके अंदर पानी का रास्ता भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगा। अगर दुश्मन की जंग जारी रखने या हथियार खरीदने की हवस की बात की जाए तो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अपनी इस्तेदाद के अंदर तो वो इजाफा कर रहे हैं लेकिन काबिलियत के अंदर नहीं कर पा रहे। $92 बिलियन का इस वक्त दिफाई बजट है, कई गुना उसमें इजाफा किया जा चुका है, अपने टैक्स पेयर्स का पैसा उसमें झोंक रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तैयारी की तो आयरोज तेजाज गिरते हैं, इनके जो मशकी तैयारे हैं वो गिरते हैं और इनको लगता यह है कि हमारी या किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। क्या कहेंगे आप? ये देखिए, जब मार्का हक हुआ उस वक्त भी अगर हम तकाबली जायजा लें दोनों अफवाज की कैपेबिलिटी और मिलिट्री जो कैपेबिलिटी थी, उसमें भी इंडिया को हमारे ऊपर एज था। हम शुरू से ये बात करते आ रहे हैं कि जो कन्वेंशनल वारफेयर है उस पे इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर आज एज है बिकॉज ऑफ द नंबर्स, बिकॉज ऑफ द वैरायटी ऑफ द वेपन्स आर्मामेंट जो उसके पास हैं। और जो अनकन्वेंशनल वारफेयर है, न्यूक्लियर डोमेन है, वो हमें पैरिटी देती है, हम उसको बैलेंस आउट करते हैं उसके थ्रू, ब्रेटन्स के थ्रू करते हैं। लेकिन इस मार्के हक में आपने देखा कि नंबर्स या वेपन्स उनकी कदर उस वक्त तक नहीं होती है जब उनको सही इस्तेमाल करने की लीडरशिप मौजूद ना। तो पाकिस्तान की जो सुपीरियर लीडरशिप थी, उन्होंने जो सुपीरियर स्ट्रेटजी बनाई और जो पूरे 5-6 नेटवर्क को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। भारत को उसकी किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन थी नहीं। मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि दुनिया में मिलिट्री हिस्ट्री में आप जाएं तो बहुत कम मिलिट्री क्लासिक आपको मिलती हैं जिन्होंने दुनिया को मिलिट्री जंगों में वो हैरान कर दिया। एक तो उसमें आप देखें कि हैनिबाल था। हैनिबाल ने बहुत अर्ली में एल्प्स माउंटेन क्रॉस किया, सर्दियों में हाथियों के ऊपर आधी से ज्यादा फौज मर गई, लेकिन सरप्राइज दे के रोमन के साइड पे जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद आप देखें खालिद बिन वलीद का जंग यरमूक थी, सलाउद्दीन अयूबी की जिसमें उन्होंने ईसाइयों को शिकस्त दी। और उसके बाद तारिक बिन जियाद का ले लें, 7,000 की फौज 1 लाख के मुकाबले में। तो इन सब को सामने रखें तो मार्का बिका इनके मुकाबले में एक मिलिट्री क्लासिक में आता है, बहुत बड़ी मिलिट्री क्लासिक है कि आप इंफीरियर होते हुए आपने बहुत बड़ी ताकत को शिकस्त दी और सिर्फ 16 घंटे में आपने जंग का नक्शा पलट दिया। और वो कुव्वत जो आपसे 5 गुना बड़ी थी वो जंग बंदी और सीज फायर की मिन्नतें करना शुरू होगी और अपनी पूरी एयरफोर्स को उन्होंने ग्राउंड कर दिया, और वो भी 400 किलोमीटर दूर। आप देखें कि दुनिया की हिस्ट्री में इसकी भी एग्जांपल नहीं बनती कि 16 घंटे में आप फ्लैट हो गए हो, गिर पड़े हो। जो दूसरी जंग अजीम में जब अमेरिका ने एटम बम गिराए जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे, उस वक्त भी जापान ने 9 दिन लिए एटम बम खाने के बाद। पहला 6 अगस्त को गिरा, दूसरा 9 को गिरा और 15 को उन्होंने सरेंडर किया। वो भी 9 दिन आगे सस्टेन करते थे, रेजिस्ट करते रहे, लेकिन भारत तो 16 घंटे रेजिस्ट नहीं कर पाया और इतना बड़ा अच्छा। लेकिन इशफाक हसन साहब, हमने देखा कि उस वक्त भी इस तरह की फुटेजेस सामने आती रही, इस तरह की वीडियोस सामने आती रही और सैटेलाइट जो वीडियोस या पिक्चर्स आती रही उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान के बहुत सारे उन्होंने अड्डे तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान का लाहौर पोर्ट उन्होंने तबाह कर दिया था और इतना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया था जो पाकिस्तान को भी नहीं शायद पता चला कि कहाँ पर हुआ। लेकिन क्या वीडियोस, फुटेजेस और इस तरह के इमेजेस दिखाकर ही पूरी दुनिया पर वो फतह हासिल करना चाहते थे? भारत को अपने अंदर भी ये दिखाने के लिए यही काफ़ी रहेगा कि वो पिक्चर्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर, या फिर इस तरह की झूठी तस्वीर दिखाकर जीतते रहें? देखिए, तो जंग ये शुरू की गई थी एक फेक नैरेटिव के ऊपर शुरू की गई थी। पहलगाम का आपको पता है फॉल्स फ्लैग था। उस फेक नैरेटिव को कामयाब बनाने के लिए ये भारत बहुत अश्योर था। 2-3 चीजें हमेशा होती रही कि भारत ने जब भी ऐसी कोशिश की है, इंटरनेशनल बरादरी भारत के साथ आके खड़ी हो गई और उसको बहुत इंटरनेशनल सपोर्ट मिली, अंदर से भी और बाहर से भी काफी सपोर्ट मिली।
तो ये इसको यकीन था कि जब मैं पाकिस्तान पे अटैक करूंगा तो पूरी दुनिया मेरे साथ आग खड़ी हो जाएगी, और जितने मिलिट्री फाइट मेरे पास है, जो हमारे मिलिट्री के जो लीडर्स हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जो अश्योरेंसेस दी होंगी, उसके मुताबिक तो उनकी फतह यकीनी थी। और लाजिम बात है, जो अग्रेसर होता है वो नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करने के लिए आता है, वो शिकस्त जो है उसको टेस्ट करने के लिए नहीं आता। इसलिए उन्होंने पहले से एक नैरेटिव बना के रखे हुए थे कि हमने कैसे इसको ब्लो अप करना है, कैसे इसको हमने हाई पेडेस्टल पेडल अप करके लेके जाना है। लेकिन जो ही जवाब यहाँ से मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे जो मेन डिफरेंस था वो मिलिट्री लीडरशिप का था, हमारी तरफ उनकी तरफ। जो स्पीरियड स्ट्रेटजी हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने नहीं उसको एग्जीक्यूट किया, वहां उसको नामो निशान नहीं था। जब जवाब मिला तो फिर एक नेशनल एम्बेरसमेंट हुई इंडिया को। उस नेशनल एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए फिर उन्होंने ये सारा कुछ फेक ड्रामा खेला कि जो और इस ड्रामे के एक्सपोज होने के लिए ब्रिगेडियर साहब ये भी तो काफ़ी है कि मकामी जो पुलिस थी उस पहलगाम इलाके की, उसके पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के ऊपर 15 से 20 मिनट में इल्ज़ाम धर दिया गया और इसी वजह से बैकलैश आया, दुनिया ने इसको बाय नहीं किया। हामिद खान मशरूकी साहब, आपके ख्याल में ये जो एक बुरा स्क्रिप्ट लिखा गया, क्योंकि बज़ाहिर यही कोशिश थी कि बॉलीवुड के अंदाज में अपने लोगों को वो मरऊब कर पाएंगे, इंतखाबात में कामयाबी भी हासिल कर पाएँ और फिर उनको पानी को हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करना था, इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरफा तौर पे वायलेट करते हुए। लेकिन ये जो बैकलैश आया है ये भी अनएक्सपेक्टेड था, ये भी तवक्कुआत के बरखिलाफ था मोदी सरकार के। और फिर हमने देखा कि पूरी दुनिया जो पहले किसी हद तक उनके झूठ को बाय कर लेती थी, उनका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। फिर हमारी अगर बात की जाए, हमारी तरफ की हमारी मीडिया की जिम्मेदारी का मुजाहरा, जिस तरह से रिपोर्टिंग की गई, अवाम का साथ खड़े हो जाना, और जो अस्करी क़यादत ने किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और मीडिया वॉर के अंदर मैं तो बार बार कहता हूं कि इंडियन मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी बुरी तरह खो दी है कि अब इंटरनेशनल जो रेफरेंसेस हैं, ये क्रेडिबल रेफरेंसेस के तौर पे कभी भी इंडियन मीडिया या इंडियन इवन अखबार तक को कोट नहीं किया जाता, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा फॉल्स इंफॉर्मेशन की ओवरलैप कर दी गई है। पूरी सोसाइटी के अंदर हर चीज बॉलीवुड स्टाइल या उसको इतना ज्यादा झूठे बयानिए के ऊपर खड़ा कर दिया गया। हम स्टडीज के अंदर इंडियन जो रेफरेंसेस हैं उनको कोट नहीं करते हैं एज ए क्रेडिबल सोर्स। दूसरी बात यह है कि देखें, हम बार बार बात करते हैं, राजौरी हो, पठानकोट हो, पहलगाम हो, पुलवामा हो, इसके अंदर एक ही स्क्रिप्ट है, एक ही स्टाइल है कि अभी हादसे की कोई बातचीत शुरू नहीं हुई और पाकिस्तान पर इल्जाम पहले धर दिया जाता है। एक पूरा प्लान नजर आता है मीडिया के अंदर और गवर्नमेंट के स्टांस के अंदर। और अभी जलंधर और अमृतसर के अंदर भी तो यही हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी पंजाब के अंदर जो हुआ, पाकिस्तान ने जब रिस्पांस दिया एक रिस्पांसिबल तरीके से कि जी आप इंटरनेशनल मीडिया, आप इन्वेस्टिगेशंस करा लें, आप थर्ड पार्टी के साथ बैठे और उसके अंदर हमें प्रूफ दें, हम तैयार है ओपन, तो वहां पर दुनिया को ये समझ आई कि हर बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं धरा जा सकता। एक बात हम मीडिया स्टडीज में पढ़ते हैं कि जो फॉल्स प्रोपेगेंडा होता है उसकी एक्साइटमेंट तो बहुत होती है लेकिन उसकी लाइफ थोड़ी होती है, वो जल्दी एक्सपोज हो जाता है। और यही हुआ इंडिया के साथ कि उनका प्रोपेगेंडा बड़ी जल्दी एक्सपोज हुआ और उसके वो जो झूठ था, वो जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहतान धरा, वो पूरी दुनिया को नजर आया कि इसकी बुनियाद के ऊपर दुनिया को इतनी बड़ी जंग के खतरे से दो चार किया जा रहा है कि इंतहाई गैर जिम्मेदारी दिखाई जा रही है मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, उस सरकार की तरफ से जुनूनियत दिखाई जा रही है। दो न्यूक्लियर ताकतें जो हैं वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद के ऊपर आमने सामने आ गई हैं। और एक चीज हमने गौर किया वो ये कि चूंकि जवाब करारा आया, चूंकि ऐसा जवाब आया जिसके बाद वही बात सर ब्रिगेडियर साहब ने कही कि जी पहले तो जेडी वैंस और अमेरिका कह रहा था जी कि ये इंडिया की और पाकिस्तान का अपना मामला है, ये खुद ही तय करें, वो ही भागे भागे आए और उन्होंने ही हमारा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी थी, अमेरिका भी उनके साथ खड़ा था और सिफारती तौर पर वो पाकिस्तान को तो तनहा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने आप को काफी वो अपनी अवाम को भी बताते थे कि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड मतलब वो कहते थे, तो इसका मतलब ये था कि वो बहुत ही क्लोज हैं। लेकिन इस बार दुनिया ने देखा कि इस क्लोजनेस का भी कोई फायदा उन्हें नहीं हुआ, दोस्ती भी लगता है एक तरफा ही थी। बिल्कुल, इस दोस्ती का भी कोई फायदा नहीं हुआ खातिर खा, और पाकिस्तान को तनहा करते करते खुद तनहा हो गए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड इशफाक हसन साहब सीनियर तज्जियाकार मौजूद थे। और अगर मेहमान खसूसी जो हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक शामिल करेंगे ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे। मार्का हक की यादें हम ताज़ा कर रहे हैं। कुछ नए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ऑलरेडी डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब मौजूद हैं और हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं दोबारा से एक कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब और रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद रिजवी साहब भी ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको चिश्ती साहब कैसा दिन था वो, क्योंकि आपने हमें ये खबर दी थी मीडिया पर कि वो स्क्वाड्रन ख़ास तौर पे जिसने सबक सिखाया था J-10C के ज़रिए उनके नाकाबिले शिकस्त, उस वक्त तक नाकाबिले शिकस्त राफेल को गिराते हुए, उनसे आपकी मुलाकात हुई थी, उनकी सलाहियतें आपने भी देखी थी और आप भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। जब एक क्वेश्चन मार्क था, कुछ किसी हद तक के ख़तरे की फीलिंग आ रही थी कि कुछ ऐसा ना हो जाए जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंट थे। उस कॉन्फिडेंस की वजह क्या थी? देखिए, एक जो नंबर 15 स्क्वाड्रन जिससे J-10C का जिससे ताल्लुक है, जिस स्क्वाड्रन से, वो दिलचस्प बात यह है कि एज ए यंग फाइटर पायलट मेरा भी वो पहला स्क्वाड्रन वही था जहाँ पोस्टिंग हुई थी मेरी, और बड़ी लॉन्ग एसोसिएशन थी। और बाद में पाक फ़िज़ाइया ने ख़ास तौर पर मुझे इजाज़त दी। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज जो बनाता हूँ उसके सिलसिले में मुझे ना सिर्फ स्क्वाड्रन विजिट किया, मैंने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10C इनके साथ पूरा दिन उनके बेस पर गुजारा था। और जाहिर है ये जंग से कुछ हफ्ते पहले की बात है, यानी अभी पहलगाम का वाक़या नहीं हुआ था। मुझे तो कोई दूर दराज सोच नहीं सकता था कि मैं वापस आऊंगा तो इस तरह का शो एपिसोड हो जाएगा। मैंने वापस आकर उन इंटरव्यूज पे बेस करके एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रीच भी गई, क्योंकि मैं सारा दिन गुजार के आया था, इनसे डिस्कशन की थी। एज अ पायलट मैं समझ सकता था, फॉर्मर पायलट मैं भी रिलेट कर पाता था जब वो टैक्टिक्स बताते थे। तो मैं जाहिर है ना सिर्फ माशाल्लाह हाईली इंप्रेस हुआ, बल्कि मैं दुआगो भी हुआ कि अगर ये जो नौजवान जुनैद आप जैसी उम्र के बच्चे अगर मुझे ये कहें कि सर 1 इंच भी पाकिस्तान की सरहद के अंदर नहीं आने देंगे, तो मेरे लिए कितना बड़ा प्राइड होगा। लेकिन मैं फिर ये समझता था कि ये यंग ब्लड है, मैं ज़रा ओल्ड ब्लड हूँ, तो शायद इमोशनली बातें कर रहे हैं। लेकिन जब ये खुला आसमान 6 और 7 तारीख की रात को, तो फिर उन्होंने शायद उससे ज़्यादा कर दिखाया जो मुझे था। वो बताते थे कि हमने एंटी राफेल टैक्टिक्स तैयार किए हैं, जब भी कोई हमला हुआ तो हम 1 इंच नहीं आने देंगे और राफेल हमारा फोकस होगा। हमने उसकी कमजोरियां पड़ी हैं, हमने वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करेंगे हवा में। तो ये सारे मैं प्लान अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर आया। चिश्ती साहब, ये प्लान तो आप सुनकर आए थे, लेकिन ये स्ट्रेटजी तरतीब देना वक्त से पहले ही कि हमारा टारगेट राफेल होगा और जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि जिस वक्त आप वहाँ पर विजिट कर रहे थे उस वक्त तो इस हवाले से पता भी नहीं था, जंग के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग इस तरह से हो सकती है, इस तनाजुर में शुरू हो सकती है और फिर हमें फ़िज़ा में इस तरह से हमला भी करना पड़ सकता है या जवाब देना पड़ सकता है। तो उस वक्त ये स्ट्रेटजी अपनाना, क्या ये वजह थी? क्योंकि इससे पहले मोदी सरकार खुद ये कहती रही कि अगर हमारे पास राफेल होते तो फिर हम ये कर दिखाते। तो क्या राफेल की जो उन्होंने इतनी मशहूरी कर रखी थी, इस वजह से हमारे जवानों को पहले से स्ट्रेटजी तरतीब देनी पड़ी कि राफेल अगर आते हैं सामने तो फिर उनका सामना किस तरह से करना है हमने? विशाल, मैं क्विकली बैकग्राउंड बताता चलूं कि जो राफेल होते वाली बात इसलिए हुई थी कि उन्होंने 2016 में ऑर्डर किए थे ये जहाज 36, और 2019 में जब अभिनंदन का पहला वाकया हुआ था फरवरी में, उस वक्त तक उनको डिलीवरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने उस पर अफसोस किया था कि अगर हमारे पास होते, जब थे, तो वो बहुत बड़ा एक प्राइड आज भी होना चाहिए इंडियन एयरफोर्स के लिए, जहाजों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी सलाहियत और काबिलियत के हिसाब से। मैंने डे 1 से और आज तक मैं नहीं कहता कि जहाज बुरा है या वो उनकी परफॉर्मेंस जहाज की बुरी है। बहुत जबरदस्त अभी भी प्लेटफॉर्म आपने एम्प्लॉय करना होता है। तो हमें ये पता था कि जब उसके पास ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की एक रेंज की एडवांटेज चली गई थी, जब राफेल आया था इस खत्ते में, वो 150 किलोमीटर से हमारे जहाजों को मार सकते थे। हमारे जहाजों की मैक्सिमम थी 60-70 किलोमीटर। तो ये बहुत डिसएडवांटेजेस पोजीशन में थे, जिसका मतलब ये है कि फर्स्ट लुक, लॉक और शूट कैपेबिलिटी जो थी वो इंडियन एयरफोर्स के पास चली गई थी। तो हमने रिस्टोर करने के लिए J-10C लिए थे। अपने देखा कि फिर हमने ट्रेनिंग करनी थी, क्योंकि हमें पता था कि जब तक राफेल टारगेट नहीं होगा उस वक्त तक हम उसको न्यूट्रलाइज एयरफोर्स को करने के छोड़ें, हम वो विल टू फाइट ही खत्म नहीं कर सकते। तो हमारा पहला टारगेट हवा में राफेल था। तो उस राफेल को ट्रेनिंग किए बगैर नहीं गिराया जा सकता था। ये लोग जो गलत फहमी में शिकार होते हैं कि हम गए, बटन दबाए, जाके मिसाइल लगे, 7-8 जहाज गिर गए, ऐसा नहीं था। 1 घंटा कंटेस्टेड बैटल हुई है रात को 12:30 बजे। पूरे दोनों इंडिया पाकिस्तान के आसमानों में 125 जहाज हैं और सबके पास 4 से 6 मिसाइल लगे हुए हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो 500 के करीब जरा विजुलाइज करें उस एरिया में मिसाइल हैं, उसमें कंटेस्ट करना। और जब एक दूसरे को देख नहीं रहे जहाज, तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से, तो इन हालात में कंटेस्ट करना, आइडेंटिफाई करना, शूट करना। और आखिरी जुमला ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि
उस वक्त सिविल एयरलाइनर्स और कमर्शियल एयरलाइन जो उड़ रही थी उनको वार्निंग देके मना नहीं किया गया था कि पाकिस्तान को पता न लग जाए, तो वो भी तकरीबन 300-400 जहाज पाकिस्तान के और इस एरिया में, खित्ते में हवा में थे उस वक्त। अच्छा रिजवी साहब, इस की तरफ आने से पहले रशीद साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, गुज़श्ता रोज़ से मैं देख रहा हूँ कि खबर गर्म है भारतीय मीडिया के ऊपर, जंगल में आग की तरह वो खुद ही फैला रहे हैं। J-35 से जुड़ी हुई खबर है जो कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, एक और डरावना ख्वाब भारत के लिए, और कहा जा रहा है कि 40 जहाज़ों की जो डील है उसमें से पहले 12 जहाज़ अगस्त में मुमकिन तौर पर मिलने जा रहे हैं, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है और पाकिस्तान को चाइना की तरफ से मिलने जा रहा है। इस खबर की आप तस्दीक करेंगे? और अगर वो पाकिस्तान के फ़िज़ाई बेड़े में शामिल हो जाते हैं तो फिर हमारी सबकत कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके तेजाज़ हों, उनके सू हों या उनके दीगर जितने भी तैयारे हैं, जितने भी उनके पास अभी तक फ़िज़ाई बरतरी है राफेल के बावजूद, वो पाकिस्तान का मुकाबला करने की पोजीशन में तो अभी भी नहीं थे। जुनेद, अगर मैं इसकी तस्दीक करूं, अगर हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, फर्जी बात कर रहा हूं, मैं अगर तस्दीक करूं तो पाकिस्तानी चैनल्स के लिए टाइम नहीं बचेगा, इंडियन चैनल मुझे ज्यादा लेना शुरू कर देंगे, तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता इस पर, जस्ट ऑन द लाइटर नोट। अभी पाकिस्तान एयरफोर्स एंगेज है, मेरा ख्याल है हम इसके ऊपर इससे ज्यादा डाटा मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि वो जहाज बहुत पोटेंट है। जो भी पाक फिजाई की रिक्वायरमेंट के लिए हुआ, हम सिर्फ ये जहाज नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों में एडवांस हो चुके हैं। एक साल के अंदर हमने बहुत माइलेज तय किया है इन द लाइट ऑफ चैलेंजेस जो हमने लास्ट ईयर फेस किए थे। हम ओवरकम हर उस चैलेंज को करना चाहते हैं और कर रहे हैं। ये मैं कौम के इत्मीनान के लिए बता सकता हूँ कि इंडिया ने जो भी परफॉर्म किया था, हमारे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की थी, हिट बैक किया था बेसिस को, इंशाल्लाह आने वाली जंगों में वो भी नहीं कर सकेंगे, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ। जी चिश्ती साहब बोलिए। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, हमने बुनियादी तौर पर कोई अपनी सॉवरेनिटी को ब्रीच नहीं होने देना था। हमारी टॉप प्रायोरिटी ये थी। और वो जो राफेल की आप बात कर रही थी, जब मैं इन तमाम सबसे डेंजरस मिशन जिसकी बात किए बगैर शायद बात मुकम्मल ना हो, और शायद मेरे पे भी कर्ज है कि देखिए इशाल के जो S-400 मिसाइल को हमारे निशाना बनाया था हमारे फाइटर पायलट्स और शाइनों ने, बहुत ही खतरनाक मिशन था। और ऑलमोस्ट लोग कहते थे कि वो, अगर अब हम स्टडी कर सकते हैं कि वो सुसाइडल और वन वे मिशन था। वो इसलिए वन वे मिशन था कि ये S-400 उनके पास 2 बैटरियां फ्रंट पर लगी थी, 3rd बैक पे थी, एक भुज पे थी जो कराची के ऑपोजिट एक एयर बेस है, और दूसरी आदमपुर थी जो सेंट्रल पंजाब, हमारा जो सेंट्रल पंजाब है इसके ऑपोजिट थी। यानी हमें इनसे बहुत ज्यादा खतरा इसलिए था कि ये हमारे जहाज़ों की आमद और रफ्त की रिपोर्ट ज़ाहिर है इंडियन एयरफोर्स को बहुत बर वक्त मिलती, और जो भी हमारे यहाँ से स्ट्राइक जाती, जब भी अगर एस्केलेशन हो जाती, तो ये जहाज़ों को इमेजिन करें 600 किलोमीटर पे 200 टारगेट्स को ट्रैक करने की सलाहियत रखता था S-400, 200 एयरक्राफ्ट। और S-400 का जो नाम इसके अंदर 400 है, जिसका मतलब है ये 400 किलोमीटर से करीब नहीं आने देता किसी आने वाले मिसाइल को, टारगेट को, किसी को भी। तो पाक फिजाइया ने जिसको निशाना बनाया, ये सबसे बोल्ड था। उसकी वजह यह है कि उसके बाद जज्बा भी तो था हमारे पास जो जज्बा था वो शायद वहाँ नहीं था, जो तरबियत, जो ट्रेनिंग हमारे पास थी वो भी शायद वहाँ पर नहीं थी। चिश्ती साहब, जिसकी बात आप भी बार बार करते हैं, तो ये मार्का हमारे ही नाम होना था अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम के लिए ये इत्मीनान की बात है कि आइंदा जो हमारा नुकसान थोड़ा बहुत भी किया भारत ने, आइंदा वो भी नहीं कर पाएगा, और ना ही हमारे लाहौर पोर्ट को किसी तौर भी वो अटैक कर पाएगा। मशरकी साहब, आपकी तरफ जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि दुश्मन जो है वो मुसलसल जारियत का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन आप जिस तरह से शाल पानियों की बात कर रहे हैं, 2 रोज़ पहले पाकिस्तान की PNS कश्मीर ने भारत की दरख्वास्त के ऊपर भारतीयों को जो बीच समुंदर ओमान से भारत जाते हुए फंस चुके थे उन्हें रेस्क्यू किया है। तो एक तरफ जंगी जुनून, नफरत की आग, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का किरदार कि अमन के दिनों में हम दुश्मन के लोगों को भी या उनके शहरियों को भी बचाने से पीछे नहीं हटते और आगे बढ़ते हैं इंसानियत के नाते। तो अगर जंग और अमन की बात की जाए, इंसानियत की बात की जाए, तो पाकिस्तान हमेशा इंसानियत को, अमन को तरजीह देता है। एक बार फिर उसने साबित किया। क्या कहेंगे मशरकी साहब? बिल्कुल जुनेद, पाकिस्तान ने ये जो किया, जो रेस्क्यू किए जो 6 इंडियंस, ये एक बहुत बड़ा इंसानियत का, दोस्ती का सबूत है, इंसानियत दोस्ती का। और पाकिस्तान की तरफ से ये एक पैगाम है कि अगर तुम अच्छे हमसाये की तरह रहोगे तो हम आपके साथ 2 कदम क्या 10 कदम आगे अच्छे हमसाये बनने को तैयार हैं। लेकिन सिर्फ बात यह है कि अपना वो जो इस्लाम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी है, उससे इंडिया को बाहर आना होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ओवरऑल पाकिस्तान के इस
इस ग्रेट जेस्चर को, पाकिस्तान नेवी के इस ग्रेट प्रोफेशनलिज्म को इंडिया में भी जो है जो अच्छा तबका है उसने बड़ा सराहा है। बल्कि मोदी सरकार को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया है कि पाकिस्तान तो वो है जो आप दुश्मन होते हुए भी आपकी जो शहरी हैं उनकी जानें बचा रहा है और आप उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि अभी जब ये पाकिस्तान में मुज़ाकरात करवा रहा था ईरान और अमेरिका के, तो मैं इंडियन चैनल पे था, तो उसने मुझे लिया, तो उसने कहा जी आप क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। मैंने उनको सिंपल बात की, मैं क्या, हम रियलिटी पे काम कर रहे हैं और आप धुरिंदर 2 और धुरिंदर 1 बिल्कुल, और आप हिंदुत्व सोच लेकर उसी पर सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम रियलिटी पे दुनिया को अमन दे रहे हैं। बिल्कुल हम दे रहे हैं और हम यही कोशिश करते भी रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब अभी हम सिर्फ यही देख सकते हैं कि वो मूवीज़ के अंदर जीत सकते हैं और फिर वो नारे लगा सकते हैं कि आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए जुनैद, और लाहौर तक जानी चाहिए। तो वो पूरी दुनिया तक पहुंच गई है पाकिस्तान की जीत की, पाकिस्तान की फतह की, और उसकी सेलिब्रेशंस चलती रहेंगी और उनको अगर मिर्चें लगती हैं तो लगती रहें। हम इतना ही कह सकते हैं कि अगर अमन की बात हो या भाईचारे की बात हो या दुनिया में अमन फैलाने की बात हो, उसके लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। हमारे साथ दीजिए, उसमें हम आपका सकें। अगर जंग के मैदान में आप हमारा सामना करने की कोशिश करेंगे तो फिर वही होगा जो 10 मई को हुआ था, जो 6 और 7 की दरमियानी शब को हुआ था आपके तैयारी करने की। यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करेंगे, लेकिन अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे, और रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक शामिल करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और हमारा टॉपिक बड़ा ही अहम है और टॉपिक हर घर से जुड़ा हुआ है, घरेलू जिंदगी। दरअसल 2 अफराद के दरमियान सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, बल्कि 2 मुख्तलिफ मिजाजों, आदतों और सोचों का मुसलसल सफ़र होता है। और अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद जो मसाइल पैदा होते हैं वो अचानक नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी गलतफहमियों, गैर हकीकी तवक्कुआत और कमज़ोर कम्युनिकेशन का नतीजा होते हैं। और ये गैप, कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ता जाता है कि ये फासलों में, तवील फासलों में और दूरियों में तब्दील हो जाता है। तो इन फासलों को कैसे समेटा जाए, उन गलतफहमियों को कैसे हक़ाइक़ पर मबनी जो आपस का एक फीलिंग है उसमें तब्दील किया जाए, और इन रिश्तों में कैसे करीबियाँ पैदा की जा सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे आज। बिल्कुल इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये मसाइल जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे हम देख रहे हैं कि अमवात बढ़ रही हैं। कभी हमें आटे की मट्टी के अंदर से बच्चों की लाशें मिलती हैं, कभी माँ अपने ही बच्चों को किसी आशना के लिए कत्ल कर देती है, उनकी गर्दनें काट देती है, और कहीं पर चची अपनी ही भतीजी को, क्योंकि उसके बाप के साथ मामूली सा झगड़ा हो गया था, इस बिना पर उसको गला दबाकर मार देती है। तो इस तरह के मसाइल जहाँ पर जन्म लेते हैं वहीं पर फिर उन मसाइल का हल भी हम तलाश करते हैं ताकि किसी तरीके से इस मसले से निकला जा सके। तो इस ज़हनी दबाव है, ये डिप्रेशन है, ये जज्बाती दबाव है, या फिर मिसकम्युनिकेशन है, या फिर आपके दरमियान में कम्युनिकेशन गैप है, आखिर मसला कहाँ पर है? इस सब पर बात करने के लिए हमने आज बुला रखा है डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब को। लाइफ कोच हैं आप, वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। और बहुत सारे मसाइल हैं शादी से जो बाद में पेश आते हैं, ये शादी से पहले बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जो कि जन्म ले चुके होते हैं, लेकिन हमें उसकी आगाही नहीं होती है। अभी हम आज बात करेंगे शादी के बाद के मसाइल की। जब एक कपल एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ता है उस वक्त उम्मीदें भी बहुत सारी होती हैं, और एक दूसरे को ख्वाब भी बड़े अच्छे दिखाए होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बड़ी अच्छी चलूँगी और वो भी मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ये जो ख्वाब हैं बाद में जो है जब हकीकत पर मबनी ज़िंदगी पर आप शुरुआत करते हैं ज़िंदगी की, तो उस वक्त ना तो चांद तारे तोड़ के लाए जा सकते हैं, ना ही खातून उतनी अच्छी बन सकती है जितना कि वो बता रही होती है। ऐसी सिचुएशन में फिर काउंसलिंग का अमर आता है कि सवाल पैदा होता है कि काउंसलिंग क्या की जाए, इनको समझाया जाए, बड़े बैठें, डॉक्टर से रहनुमाई ली जाए, क्या किया जाए। तो उसके लिए आप हमारी रहनुमाई करें कि फिर करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप देखें कि जो आपने टर्म इस्तेमाल की है ये बहुत अहम है, जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जा रही, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग। वो पहले हम प्री मैरिज काउंसलिंग पे भी बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, हमारे आबा अजदाद वैसे ही तो ज़िंदगी गुजार गए, अब हमने उससे एक कदम आगे उठा लिया कि हम पोस्ट मैरिज के ऊपर भी आते हैं। लोग समझते हैं कि शायद ये लग्जरी है, ये लग्जरी नहीं, ये ज़रूरत है। देखें आप और मैं कोई गाड़ी लेते हैं तो चंद हफ्तों के बाद उसकी सर्विस करवाते हैं, चंद महीनों के बाद वक्तन फ़वक्तन उसकी मेंटेन करते हैं ताकि वो गाड़ी अच्छी रहे। इसी तरह रिश्तों के साथ भी है। आप बड़ी तवक्कुआत लेके बड़ी बड़ी बातें करके, जैसा कि आपने बताया, आप शादी करते हैं, लड़की को लेकर आते हैं, ये लड़की आपके लिए घर बार छोड़कर वहाँ पहुँचती है, मगर उसके बाद उस रिश्ते की सर्विस नहीं करवा रहे होते। वो सर्विस करवाना बेसिकली पोस्ट मैरिज काउंसलिंग है। सर्विस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसमें चंद चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ जो है क्या करना चाहिए, अनसेड एक्सपेक्टेशंस। आपने ये बताया नहीं होता कि मुझे आपसे क्या तवक्को है, और आपने मुझे नहीं बताया होता कि मैं आपसे क्या तवक्को रखूं। अब हमारे दिल में है कि इससे ये करना चाहिए, इससे ये करना चाहिए, ये माइंड रीडिंग है ना बेसिकली।
सोच रहे होते हैं दोनों कम्युनिकेशन गैप भी यही होता है। मतलब अनसेट एक्सपेक्टेशंस, आपकी की एक्सपेक्टेशंस हैं तो आप बताएं, आप वो बता नहीं रहे होते। दूसरी चीज जो आपने कहा लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरी चीज बड़ी मजे की है, वो है कंफ्यूजन ऑफ रोल, कि आपका रोल क्या है। कई लोग शादी करते हैं, लोगों को बताते हैं मैंने शादी की है, मगर एक्चुअली वो दुल्हन की बजाय घर की मुलाजमा या केयर टेकर ला रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो मर्द है उसने भी शादी की होती है, और बाज़ वक़्त खातून को ये नहीं पता होता कि ये एक प्रोवाइडर, एक पैसा कमाने वाली मशीन, एक ATM मशीन के अलावा भी इस बंदे का घर में कोई रोल है, उसने खुद से इज्यूम कर रखा उसके कोई जज्बात एक और साथ चीज़ साथ है हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देना अपने बारे में या दूसरे के बारे में, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेना या उससे बहुत ज़्यादा वादे कर देना कि जी मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, जिसकी विशाल भी बात कर रही थी, और फिर वो ना हो पाना। उससे देखें जी, हमारे एक सियासतदान ने कहा था कि सियासतदानों के वादे भी शादी से पहले गर्लफ्रेंड से किए गए वादे होते हैं। तो ये बात जो हकीकत में कभी नहीं ये आती। बात सबको पता है, लड़के को भी पता है कि जो मैं कह रहा हूं और जो लड़की कह रही है ये दोनों गलत हैं, और लड़की को भी पता होता है कि ये सब कुछ गलत है। लेकिन एक्चुअली उन अल्फाज में ऐसा जादू होता है, वो अल्फाज ऐसे मीठे होते हैं कि ना चाहते हुए भी उन पर यकीन करने को दिल करता है। आप जो अल्फाज एक दूसरे के लिए फ़ोन पर बोल रहे होते हैं, कभी अपने सगे रिश्तों से तो बोल कर देखिए, अपने भाई से बोल कर देखिए, बहन से, माँ से, बाप से, या सगी बीवी से। अगरचे बीवी हमेशा मुंह बोली होती है, सगी बीवी सुतेली भी होती है। नहीं, बीवी हमेशा मुंह बोली होती है, मुंह से कहते हैं कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। वो मुंह बोली होती है बीवी। देखिए मेरी टर्म्स बड़ी अच्छी होती हैं, पता ही है आपको। तो आप अपनी मुंह बोली बीवी को ये बातें कहकर देखें। हम उन्हें कहने की बजाय उन रिश्तों से जो ये कर्टसी वर्ड्स डिजर्व नहीं करते, हम उन्हें कह रहे होते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, जैसा कि आपने कहा। उस मैरिज जो कंसल्टेशन है या जो उसमें हम आखिरी बात कर रहे थे रोल कन्फ्यूजन की, कि बाज़ वक़्त ये भी नहीं पता होता कि दोनों के रोल्स क्या हैं। फिर आप दोनों लड़कियों के, लड़के के और लड़की के पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन देखें तो वो क्या है। वो अपनी दुल्हन जब लाते हैं तो उसमें दुनिया की हर खूबी चाहते हैं, लेकिन वो चाहते ये हैं कि हर खूबी हो मगर अकल ना हो, इसमें आगे से बात ना करे, कोई जवाब ना दे। इसी तरीके से लड़की वाले भी लड़के में एक सरमायाकार ढूंढ रहे होते हैं। अब ये तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स फिर आगे जाके ज़ाहिर है कि सामने आती हैं। यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है फिर आपको पोस्ट मैरिज काउंसलिंग की। अच्छा, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग लोग समझते हैं कि झगड़ा हो जाए तो उसे ख़त्म करने के लिए है। नहीं नहीं, ये झगड़े से बचने के लिए है। झगड़ा होने के बाद जाना तो वो आपका जो कजिया हुआ है उसके तस्वीर के लिए जा रहे हैं। वो तो डैमेज हो चुका है काफी। एक्चुअली जो पोस्ट मैरिज काउंसलिंग है उसके लिए झगड़े का इंतजार मत करें। वो रेगुलरली वक्तन फोक्तन जो सेशन छोटे छोटे होते हैं, वो झगड़े से बचने के लिए रहनुमाई घर के बुजुर्गों से ली जाए, किसी टीचर से ली जाए, क्या किया जाए? देखें ये तो आपने देखना है, बाज़ फैमिलीज़ में बुजुर्ग इतने अच्छे, इतने तजुर्बाकार और इतने फ्रेंडली होते हैं कि आप उनसे हर तरह की आपको डॉक्टर साहब यहाँ पर काटना पड़ेगा,